कौन है ये नेपाल के सो कॉल्ड जेंजी की पसंद सुशीला कार्की, जिसे अंतरिम सरकार की मुखिया बनाने की मांग रखी गई है? कौन है ये नेपाल की 73 वर्षीय इकलौती महिला चीफ जस्टिस, जिसका पति 1973 के प्लेन हाईजैकर्स में से एक था? चलिए एक एक कर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और आपको सुशीला कार्की के विवादित और चर्चित इतिहास से परिचित करवाते हैं। तो सबसे पहले तो सुशीला कार्की के शुरुआती दिनों की बात करें तो पता चलता है कि उन्होंने 1970s में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया था, जिस दौरान उनकी मुलाकात हुई दुर्गा प्रसाद सुवेदी से, जो कि नेपाली कांग्रेस का एक युवा नेता था, जो नेपाल की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी और राजशाही काल में लोकतंत्र के संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल थी। और सुवेदी की राजनीतिक भागीदारी कार्की के छात्र जीवन के दौरान नेपाली कांग्रेस से जुड़ाव से मेल खाती थी। बाकी उन दोनों की शादी भी आगे चलकर हुई। अब ये उसी दौरान की बात है जब जून 1973 में सुवेदी उन 4 व्यक्तियों में से एक निकले जिन्होंने उनके साथियों के साथ मिलकर विराटनगर से काठमांडू जा रहे 40 लाख रुपए ले जा रहे नेपाल एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक कर लिया था। विमान को भारत में बिहार के पूर्णिया जिले के फॉरबिसगंज ले जाया गया और ये धनराशि नेपाली कांग्रेस के एक प्रमुख नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला को सौंप दी गई, ताकि राजशाही के विरुद्ध पार्टी के सशस्त्र लोकतंत्र संघर्ष के लिए धन जुटाया जा सके। अब इसी बीच एक इंटरेस्टिंग बात जो हमें दिखी वो थी कि ये सुशीला कार्की के हस्बैंड के हाईजैक कांड को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया ने अब तक अपने पेज पर लिखी हुई थी वो फिलहाल सब एडिटेड है। बाकी आपको बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल में चर्चित चेहरा बनी 2016 में, जब वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि। उनके कार्यकाल में नेपाल के 3 सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश महिलाओं के पास थे। सुशीला कार्की ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। 2012 में उन्होंने तत्कालीन मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया। उन्होंने महिलाओं को अपने बच्चों को नागरिकता देने का अधिकार दिलाया, जो पहले केवल पुरुषों के पास था। सूडान शांति मिशन, काठमांडू निजगढ़ फास्ट ट्रैक और सरोगेसी जैसे मामलों में उनके फैसले ऐतिहासिक रहे हैं। अब इसके बाद 2017 में माओवादी केंद्र और नेपाली कांग्रेस ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया था, जब उन्होंने पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को रद्द किया। लेकिन यह प्रस्ताव जनता के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस ले लिए गए। फिलहाल नेपाल में हुए प्रदर्शन में सुशीला कार्की सो कॉल्ड जेंजीज की अंतरिम सरकार चलाने के लिए पसंद मानी जा रही हैं। कल यानी 10 सितंबर को 4000 प्रदर्शनकारियों की वर्चुअल बैठक में उनकी निष्पक्षता और भ्रष्टाचार विरोधी रुख की सराहना की गई। सुशीला ने कहा कि वह केवल जनता के व्यापक समर्थन के साथ ये जिम्मेदारी लेंगी। अब तक उन्हें 2500 से अधिक लिखित समर्थन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही काठमांडू के रैपटर्न मेयर बालेंद्र शाह ने भी उनका समर्थन किया है। बाकी आपको बता दें कि नेपाल की मुखिया बनने के बाद सुशीला कार्की का भारत के प्रति क्या रवैया रहेगा, ये बात उन्होंने अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में जाहिर की। तो उनका मानना है कि नेपाल में मौजूदा संकट के बाद किसी भी ऐसी सरकार का होना भारत और नेपाल दोनों के हित में है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो फिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और जनसंपर्क के लिहाज से तो नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। बाकी सुशीला कार्की ने अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया और कहा कि वो उनकी कार्यशैली से प्रभावित है। भारत के नेताओं के प्रति उनका नजरिया सकारात्मक है, जो नेपाल के ऐतिहासिक प्रदर्शन और संकट के बाद नेपाल और भारत के संबंधों को गढ़ने के काम आएगी। खैर, आपको बता दें कि अगर सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। अंततः सुशीला कार्की का राजनीतिक और न्यायिक सफर विवादों और उपलब्धियों से भरा रहा है। जहां एक और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख और महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए ऐतिहासिक फैसले के लिए याद किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उनके राजनीतिक फैसलों और पति के हाईजैकिंग कांड को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। आज नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बीच उन्हें इंतरिम प्रधानमंत्री बनने की चर्चा मिल रही है। उनका भारत के प्रति सकारात्मक नजरिया और जन समर्थन यह संकेत देता है कि वे दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी। आखिरकार समय और जनता का फैसला ही तय करेगा कि सुशीला कार्की का नेतृत्व नेपाल के लिए किस दिशा में प्रभाव डालेगा। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।